नमस्कार। कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित कॉटन के फंडामेंटल टेक्निकल की फाइनल तस्वीर, इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना व्यक्त करते हैं। आज इस वेबिनार में जयदीप कॉटन फाइबर्स राजकोट के एमडी श्री अरविंद भाई पटेल, गंगोत्री इंडस्ट्रीज टंकारा के श्री हेमंत पटेल और मित्तल ब्रोकर्स कड़ी के श्री धीरज मित्तल, कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स के वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट श्री जगदीप ग्रेवाल और प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज मुंबई के श्री दिनेश सोमानी, जीसीएल जयपुर के श्री अमित खरे मुख्य वक्ता हैं। इस वेबिनार के स्पॉन्सर मित्तल ब्रोकर्स हैं, जिनका कॉटन और उसके उत्पादों में कारोबार है। आप सभी को यह बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि हमारे साथ कॉटन यार्न ट्रेड लिंक राजकोट के श्री आनंद भाई पोपट भी साथ होंगे। आनंद भाई कॉटन ट्रेड के मंजे हुए पुरानी खिलाड़ी हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एनसीडीएक्स के श्री जगदीप ग्रेवाल जी से कि वे एक्सचेंज के कपास वायदा और कॉटन सीड ऑयल के वायदा की मुख्य विशेषताओं से हमें अवगत कराए एवं एक कारोबारी हेजर, स्टॉकिस्ट और मीलर्स किस तरह यानी सभी स्टेक होल्डर्स इसका लाभ ले सकते हैं। हाँ ग्रेवाल जी, आप सर अब माइक आपका ऑन ही है सर। हाँ बिल्कुल ऑन है, मैं वेट कर रहा था कि आप जी शायद बिजी थे। तो सबसे पहले धन्यवाद कमल जी, आमंत्रित करने के लिए और मौका देने के लिए एक्सचेंज की तरफ से जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या खूबियां हैं और कैसे अलग अलग पार्टिसिपेंट इस चीज का फायदा उठा सकते हैं या अपने काम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ कि एक्सचेंज जो है, आप सब मेरे ख्याल से अवगत हो गए, अभी तो काफी टाइम हो चुका है। एक बेसिक डेफिनेशन फिर भी जो है देना चाहूंगा कि एक्सचेंज का मेन मुद्दा जो होता है वो एक बेंचमार्क रेफरेंस प्राइस और एक लिक्विड प्लेटफॉर्म देने का कि जिसके ऊपर सभी पार्टिसिपेंट जो है ना अपने जरूरत के अनुसार अपनी बाई सेल कर सके। तो अभी आज जो अपना मुद्दा है कपास और कॉटन सीड ऑयल केक का, तो सबसे पहले आपने जो बोला कि विशेषताएं, तो कभी भी आप किसी भी वायदे में यानी फ्यूचर्स में डील करते हैं तो दो खास चीजें जो है ना ध्यान रखने की होती हैं, जो अभी भी काफी लोग जो है ना गलती कर जाते हैं। सबसे पहला तो कि जो भी वायदा है वो किस लोकेशन का है, दूसरा कि उसकी क्वालिटी क्या है। ये जब वो दो चीजें पता होती हैं तो वो अपन फिर अपने माल से कंपेयर कर सकते हैं कि भी जैसे अभी अपने कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें कि भी वायदा अकोला का है और साथ में एडिशनल डिलीवरी सेंटर आपकी कड़ी की है। मतलब ये हुआ कि जो भाव अपने को दिख रहे हैं वो अकोला के स्पॉट प्राइस के होंगे और जो फ्यूचर में जो अपने को भाव दिख रहा है
वो अपना अनुमानित फ्यूचर का स्पॉट प्राइस है, जिसके अंदर के प्लस होते हैं अपने कॉस्ट ऑफ कैरी और टाइम की अनसर्टेनिटी प्रीमियम। तो जब तक अपने को ये मालूम नहीं है कि भी वायदा किस लोकेशन का है, अपने उस भाव से जो है तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। दूसरा कि क्वालिटी क्या है। जैसे अभी कॉटन सीड ऑयल केक में क्वालिटी का मेन क्या है कि भी इसके अंदर तेल, प्रोटीन, फाइबर, ये क्या जो है ना इसके अंदर मात्रा होनी। तो एक्सचेंज से भी 6% तेल का जो है ना कॉटन केक चल रहा है। तो कई बार मिलों वालों से बात होती है तो बोलते हैं कि भी हमारा तो प्रीमियम पे जाता है। तो भाई आप अपना तेल जो है ना वो जांचिए, क्योंकि जो प्रीमियम कॉटन सीड ऑयल केक में मिलता है तेल का अच्छा खासा प्रीमियम जो है ना उस चीज को मिलता है। कि हमारी तो मोटी खल है, हमारी पतली खल है, मोटी पतली नहीं है, आप जो पैरामीटर है ना वो पैरामीटर देखिए, अपने माल की जांच कीजिए, तो क्या है कोरिलेशन पूरे तरीके से फिर अपने बैठा पाएंगे और फिर ही जो है ना इस वायदे में जो है प्रॉपर तरीके से अपन काम कर पाएंगे। बगैर जाने के कहाँ का वायदा है और इसकी क्वालिटी का ट्रेड हो रहा है ना, ये कहिए कि धूल में लट मारने जैसी बात होती है और कई बार अपन उसमें मार खा जाते हैं। फिर आपने बोला कि विभिन्न पार्टिसिपेंट जो है वो इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी ट्रेड में कमल जी दो ही चीज होती है, खरीदना और बेचना। तो पार्टिसिपेंट को सबसे पहले तो ये होता है कि भाई उसको पता होना चाहिए कि उसका एक्सपोजर किस साइड पे है। यानी इसको बोलते हैं कहते हैं दो लेग, एक बाय का एक सेल का। अगर आपने माल खरीदा है, जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक ट्रेड पूरा नहीं होगा। तो पार्टिसिपेंट जिसने आगे बेचना है लेकिन माल अभी कवर नहीं किया है, या फिर फ्यूचर में बेच चुका है, माल अभी कवर करना बाकी है, तो उसका बाय साइड का लेग जो है खुला रहेगा। तो अपनी जो एक्सपोजर है उसके हिसाब से जो है ना वायदे के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर की बात करें तो फार्मर के पास माल आएगा, यानी ऑलरेडी एक तरीके से उसने माल खरीद लिया है। अब उसका एक्सपोजर क्या साइड का बचा, सेल साइड का। तो कपास उसके पास है, उसको भाव भी ठीक दिख रहे हैं आगे के, लेकिन अभी आने में टाइम है, तो अपना अनुमानित जो है उत्पादन वो वायदे में बेच के हेज कर सकता है। और फिर उसके आगे आते हैं कि अपने जिनर की बात करें तो जिनर जो है वो कॉटन बेचेगा, कॉटन के भाव उसको दिख रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल अभी तक पूरा कवर नहीं किया है, तो उसका जो है बाइंग साइड का एक्सपोजर है, तो वो कपास बाय साइड करके चल सकता है। और जब कपास उसके पास आ गई, उसने रुई बना दी, उसने जो है बिनोले का तेल निकाल लिया, अब खल उसके पास बची हुई है। अब खल उसने अभी मार्केट में जो है मान लो डिमांड नहीं है या बिक नहीं रही है पूरी तरीके से, उसको क्वांटिटी जितनी बेचनी है, तो वो कॉटन सीड ऑयल केक के वायदे में जो है बेच के अपना रिस्क जो है ना कवर कर सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म अपने रिस्क एनालाइज करके कि भी अपना किस तरफ का जो है ना ट्रेड खुला है, उस तरफ की जो है पोजीशन इस पे लेके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इसी पे क्यों करना है, इस पे इसलिए करना है कि रिस्क क्या रहते हैं। जब अपन किसी पार्टी को मान लो फॉरवर्ड भी मार्केट में है, होते ही है, और हर साल अपन सुनते भी हैं कि ये फॉरवर्ड डिफॉल्ट हो गए, 25% में सेटलमेंट हुआ, इतने में सेटलमेंट हुआ। तो फॉरवर्ड की बजाय फ्यूचर्स में क्या है कि एक्सचेंज जो है ना हर एक ट्रेड की गारंटी देती है। इससे हिस्ट्री में भी जब भी कोई ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है तो एक्सचेंज वहां खड़ी भी रही है, आगे भी जो है ना एक्सचेंज खड़ी रहेगी। तो जो वायदे में आप अपनी पोजीशन लेते हैं, काउंटर पार्टी गारंटी जो है ना, वो एक एक्सचेंज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके ऊपर जो भी ट्रेड होता है, एक्सचेंज में पार्टी नहीं होती, लेकिन हर एक पार्टी की जो है ना गारंटी देती है, वो भी लिखित में रहता है कि भी इसके ऊपर जो भी ट्रेड होगा उसमें कोई डिफॉल्ट होगा ना, एक्सचेंज उसके लिए बाध्य है सेटल करने के लिए। तो दो चीजें हुई कि भी अपना रिस्क अपने को पता चल गया और साथ में ये भी पता चल गया कि काउंटर पार्टी रिस्क जो है ना इसके अंदर नहीं है। तो जिस भी पार्टिसिपेंट का जिस तरीके का रिस्क एक्सपोजर हो, बाय का सेल का, वो इस वायदे का जो है ना अपने फायदा उठा सकते हैं। कमल जी। जी धन्यवाद जगदीप जी, आपने एक संक्षेप में बहुत ही एक्सचेंज के अंदर किस तरह से वायदे के विशेषताएं वो आपने सारी बताई, और हम आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अब मैं आनंद भाई पोपट से आग्रह करूंगा कि जब देखिए कॉटन की बात आती है तो सबसे पहला नाम उभर के आता है गुजरात का। तो यह साल यानी जो करंट मार्केटिंग ईयर्स है सर, वो गुजरात कॉटन उद्योग के लिए कैसा रहा और आगे कारोबार कैसी रहने की संभावना आपको दिखती है, आनंद भाई?
हेलो। हाँ आनंद भाई, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ सर, मैं एक्चुअल आपने क्वेश्चन पूछा तब मेरा फोन आ गया था, तो जरा एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। सर मेरा यह सवाल यह था कि जब कॉटन की बात आती है तो गुजरात का ही नाम सबसे पहले उभर के आता है। तो जो करंट मार्केटिंग ईयर है वो कॉटन के लिए अब तक कैसा रहा और आगे क्या संभावना आपको नजर आती है? डेली भाव बढ़ रहे थे, हर दिन नया नया भाव हो रहा था। सर आप दोबारा बोलिए, क्योंकि आपकी उस समय आपने माइक म्यूट पर थे और आपने अनम्यूट नहीं किया था। तो जो सवाल हमने आपसे पूछा सर उसका फिर से दोबारा प्लीज आंसर दे कोई बात दीजिए। नहीं। ये सीजन के अंदर में फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि फार्मर्स को बहुत अच्छे भाव मिले, एमएसपी से काफी ऊपर में भाव मिले हैं। जिनर्स के लिए भी काफी अच्छा रहा। जैसे कि जिनर्स को रोज आज माल लिया और आज बेचा तो पेरिटी नहीं थी, मगर कंटिन्यूस तेजी का जो लाभ मिला, 55,000 से लेके अभी 74 तक का जो भाव बढ़ा, हर दिन तेजी होने से उनको कुछ ना कुछ पेमेंट उसको फायदा मिला ही है। इसलिए जिनर्स भी राजी है, उनको भी पैसा मिला हुआ है। और अभी तक यान के अंदर स्पिनिंग इंडस्ट्री की बात करिए तो यान के अंदर में लास्ट 1 वीक से 2 वीक से कुछ ग्राहकी कम है। तब तो यान में भी तब तक तेजी थी, जो 200 यान वाले को भी सब पैसा मिल रहा था। अभी वापिस 350 के आसपास भाव हो गए है। ये मैं 30 CCH के भाव बोल रहा हूँ। तो अभी मिल वाले की खरीदी भी कुछ कम है। और वो लोग जो है उसको भी अभी तक तो पैसा मिल रहा था, मगर अभी रुके हुए हैं। तो आज तक की परिस्थिति तीनों के लिए, फार्मर्स, जिनर्स और स्पिनिंग वाले के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, सबके लिए अच्छी थी। जिसने फॉरवर्ड माल बेच के नहीं रखा था जी। तो अभी भाव जो है वो एक लेवल पर पहुंच गए हैं। इससे ऊपर जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि इंटरनेशनल भाव के लेवल से अपने इंडियन कॉटन के भाव हो गए हैं। आज दूसरी कंट्रियों में सिर्फ बांग्लादेश के अलावा कोई भी इंडियन कॉटन के लिए मेन बायर नहीं है। और बांग्लादेश भी इसके लिए है कि यहाँ से आपको उसको प्रोम्प्ट शिपमेंट मिल जाता है, महीने भर में उसको रुई की डिलीवरी मिल जाती है। और कहीं दूसरी कंट्री से, अफ्रीका से, ब्राजील से, यूएस से लेवे तो माल की डिलीवरी उसको अभी तुरंत मिलना मुश्किल है। इसके लिए यहाँ से माल ले रहे हैं, मगर वो भी भाव अभी सब देशों के बराबर में अपने भाव में उसको इंडियन रुई मिलती है। अगर आगे जाके इसमें अभी और तेजी होने की संभावना कम है। अभी रही बात अपने इंडिया की, तो इंडिया के अंदर में इंडिया की कॉटन बैलेंस शीट बहुत टाइट है। 3,40,00,000 मैक्सिमम क्रॉप होने की संभावना सबको दिख रही है। 60 लाख के आसपास का ओपनिंग स्टॉक था। कंजम्पशन में 3,60,00,000 मेरे हिसाब से कंजम्पशन है पूरे ट्रेड सोर्स में। सब लोग ये बोलते हैं। सिर्फ ये सीटी, सीएआई, सब एजेंसी वाले, सब एसोसिएशन वाले हैं, वो लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर उनको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि इंडियन कंजम्पशन 360 पहुंच गया है। और एक्सपोर्ट जो है अभी तक 24-25 लाख का एक्सपोर्ट हो गया है, वो आगे जाके 45 लाख गठान का एक्सपोर्ट होगा ही। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए अगर इंपोर्ट नहीं बढ़ता है, तो अभी इंपोर्ट की जो धारणा है वो 10 से 15 लाख की धारणा है। अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी निकाल देवे तो वो इंपोर्ट बढ़ के 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक हो सकता है। अदरवाइज सीजन के एंड में रुई की बहुत पालाखात हो जाएंगी, मतलब शॉर्टेज हो जाएंगी। शायद ऐसी पोजीशन भी आवे कि पीछे से कुछ मिले, रुई के अभाव में बंद करनी पड़े। ऐसी भी सिचुएशन आने की संभावना दिखती है, क्योंकि ऑल ओवर रुई का स्टॉक जो है इंडिया के अंदर में वो बहुत कम रहेगा, एंडिंग स्टॉक ऐसा लग रहा है। आनंद भाई, यहाँ आपने देखे एक बात जो कही कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कॉटन लगभग उस भाव के बराबर पहुंच गई है। हम देखें जो प्रीमियम जिस तरह बाजार में चल रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि हम अगर ये इसी तरह प्रीमियम गैप बढ़ा तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे? कंपटीशन का सवाल ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में रुई की शॉर्टेज है, वर्ल्ड का एंडिंग स्टॉक कम है।
और चाइना को बात कर दो तो बाकी देशों के अंदर में स्टॉक टू यूज रेशियो भी बहुत कम है, स्टॉक भी कम है। रुई को तो सबको तो चाहिए ही। बात यह है कि भाव इतने ऊपर में रहेंगे, ऊपर आगे बढ़ेंगे या कम होंगे, उसका मेन आधार न्यूयॉर्क फ्यूचर्स पर रहता है। अगर न्यूयॉर्क फ्यूचर्स में जो भी तेजी मंदी की चाल चलती है वो सब स्पेक्युलेटर्स के हाथ में होती है मेनली। दूसरे पैरामीटर जो फंडामेंटल है वो भी काम करते हैं, मगर सबसे ज्यादा स्पेक्युलेटर्स की जो चाल रहती है ना वो सबसे ज्यादा असर करती है। तो अभी ऐसी संभावना है कि जो ऑन कॉल सेल्स और ऑन कॉल परचेज की जो पोजीशन न्यूयॉर्क फ्यूचर में है उसमें काफी बड़ा तफावत है। तो उसको लेके जिनों के पास में इसका होल्डिंग है, जो लॉन्ग पोजीशन में है, वैसे स्पेकुलेटर्स ये मार्केट को अभी जो 18-19 के बीच में है आसपास है उसको ऊपर में 25-30 तक ले जा सकती है, 125-30 तक ले जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। मगर वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देवे और मार्केट को नीचे लाना चाहिए तो ला सकते हैं। वो क्या करेंगे वो कोई नहीं बता सकता है। पूरा मार्केट के भाव का जो पूरा आधार है वो न्यूयॉर्क फ्यूचर्स बढ़ने और कम होने के ऊपर आधारित है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर जी जब हो जाएगा और जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो यहाँ से रुई हेजिंग करने के न्यूयॉर्क फ्यूचर में हेजिंग करेंगे और यहाँ से माल परचेज करेंगे तो मार्केट इधर भी लोकल में बढ़ता जाएगा। चाहे स्पिनर्स को प्रॉफिट मिले या न मिले वो अलग बात है, आप बढ़ सकते हैं। मगर न्यूयॉर्क फ्यूचर्स कम हुआ तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आनंद भाई देखिए, अभी से यहाँ एक चर्चा चलने लग गई है देश में कि कॉटन के प्राइस इतने बढ़ने की इस साल उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्राइस बहुत अच्छी हाई पर पहुंचे। तो क्या किसान जो है अगली बार जब बुआई का समय आएगा तो उस समय कॉटन की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं? उसमें कोई शंका का कारण ही नहीं है। इतने सारे भाव मिलते हैं तो किसान जो भी किसान है वो कॉटन को ही सबसे ज्यादा प्राधान्य देगा। एक और एक दो जैसी बात है, सिंपल सी बात है। जी आनंद भाई, आपसे हम चर्चा और जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच अब मैं जो है हेमंत भाई पटेल से आग्रह करूंगा कि वे चालू मार्केटिंग वर्ष में अब तक कॉटन सीड ऑयल केक के कारोबार कैसा रहा वो अपना व्यू रखें कॉटन सीड ऑयल केक के कारोबार पर। हेमंत भाई पटेल। शायद हेमंत भाई जुड़े हुए थे लेकिन अभी वे जुड़े हुए नहीं, और मैं आपको बताऊं कि अरविंद भाई पटेल का मैसेज है कि कोई इमरजेंसी की वजह से वो शायद हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा लेट करेंगे। जी अब चलिए, मैं हेमंत भाई जुड़ेंगे, हम उनसे जरूर चर्चा करेंगे वापस। लेकिन अब मैं मित्तल ब्रोकर्स के श्री धीरज मित्तल जी से अनुरोध करूंगा कि वे कॉटन और खल व्यापार पर अपने नजरिए को रखें और आने वाले समय में यह कारोबार किस तरह करवट ले सकता है अवगत कराएं। धीरज मित्तल जी। सर आप अपने माइक को म्यूट कीजिए, सर ऑन कर लीजिए। धीरज जी। सर क्वेश्चन दोबारा करिए ना। जी मेरा ये कहना था कि जो कॉटन सीड ऑयल केक का जो व्यापार रहा उस पर आपका नजरिया क्या कि ये अब तक कैसी रही स्थिति करंट मार्केटिंग वर्ष में, और आने वाले समय में किस तरह से करवट ले सकता है, इस पर आप अपना नजरिया रखें। हर वर्ष कॉटन सीड केक के अंदर सप्लाई ज्यादा रहती है और डिमांड कमजोर रहती है, या डिमांड नीचे के भावों में आती है।
पर अपने जो कॉटन शीट केक के व्यापारी हैं उन्होंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया कि इस बार सप्लाई चेन काफी खराब रही है। सप्लाई डिस्टर्ब रहने के कारण जो कॉटन शीट केक है उसके अंदर समय से पहले ही तेजी आ गई और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। सप्लाई चेन काफी खराब है। पुराने आंकड़ों को देखते हुए सबको ये लग रहा था कि 3.5 के आसपास फसल आ जाएगी, जबकि वो फसल 270-80 के आसपास आने का अनुमान है। और इस वजह से सप्लाई कंटिन्यू डिस्टर्ब रहेगी और आने वाले समय में भी कॉटन शीट केक के दाम कम नहीं रहेंगे। मेरा ये एक पर्सनल अनुमान कह सकते हैं कि मुझे एनसीडेक्स वायदा आने वाले समय में 3,800 के आसपास लग रहा है और जहां भी मौका मिले इस कॉटन शीट केक को हाजिर के अंदर खरीदना चाहिए। सर प्राइस पर हम आपसे अभी आगे चर्चा करेंगे। एक नजरिया आपने बताया कि कॉटन का उत्पादन कम हुआ है जिससे कॉटन सीड की अवेलेबिलिटी कम है और यही वजह है कि कॉटन सीड ऑयल केक की एक कमी महसूस की जा रही है इस साल। अब हम पहले फंडामेंटल के बाद टेक्निकल विषय पर आते हैं। अमित खरे जी, आप बताएं कि एनसीडीएक्स कपास वायदा ने अब तक बेहतर बढ़त बनाई है। आने वाले दिनों में किन लेवल्स को कारोबार करते समय ध्यान में रखना चाहिए? जी कमल जी नमस्कार। थैंक यू जो आपने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया और सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमल जी कॉटन वायदे पे डिस्कस कर रहे हैं अपन पहले? नहीं, पहले एनसीडीएक्स के कपास वायदा पर। ठीक है, कपास वायदा एनसीडीएक्स अप्रैल 2022 का जो अभी चल रहा है उसका मौजूदा भाव जो है 2010 रुपये 50 पैसे अभी इसका करंट भाव है। तो इसका एक हिस्ट्री अपन पहले देख लेते हैं कि अप्रैल 2021 में जो एनसीडीएक्स का कपास था उसने लगभग 1192 रुपए का एक लो बनाया था 1192। उसके बाद जस्ट अभी इसी मंथ में 7 जनवरी 2022 को इसने एक हाई बनाया 2070। तो लगभग पिछले 9 महीने में कपास ने ट्रेडर्स को लगभग 73.65% का रिटर्न 9 महीने में अभी तक दिया है, पिछले साल से लेके अभी तक। और इसका करंट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो मेरे को लगता है कि अगर ये कपास अभी 2020-22 के ऊपर निकलता है तो इसका आगे का भविष्य भी बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है पूरा कॉटन कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव है। तो मैं इसमें आगे जो है तेजी की ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा। जी कमल जी। जी, और आपका एमसीएक्स कॉटन वायदा पर क्या नजरिया रहेगा? कॉटन वायदा भी सेम ही है। जैसे 26 मार्च 2021 को एमसीएक्स के कॉटन ने लो बनाया था 20,340 का। उसके बाद अभी 5 जनवरी को जस्ट रिसेंट में उसने हाई बनाया 36,340। तो इसने भी लगभग 78.90 सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो एमसीएक्स के कॉटन ने ही दिया है। लगभग 79-80% तक का रिटर्न जो है 9 महीने में तेजी कॉटन के प्राइस में हमें देखने को मिली है। तो अभी इसका जो मौजूदा भाव है वो 35,700 के आसपास है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका भी पॉजिटिव है। तो इसमें भी मैं ट्रेडर्स को लॉन्ग साइड के ही ट्रेड रिकमेंड करूंगा। अभी गवर्नमेंट का जो कुछ मार्केट में न्यूज अभी घूम रही है कि कॉटन वायदा को बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसके प्राइस काफी ऊपर हो गए हैं। तो वो एक थोड़ा सा डाउट है। मेरे को नहीं लगता कि कॉटन वायदा या फुल वायदा आगे चल के बंद होगा। और ये न्यूज जैसे ही मार्केट में खत्म हो जाती है और ये जैसे डाइजेस्ट हो जाएंगी तो प्राइस वापस कंटिन्यू हमें अपसाइड की तरफ ही देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं लेवल की बात करूं जैसे 35,670 का भी एमसीएक्स कॉटन का प्राइस है। इसका जो हाई है 35,760। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो मेरे को कॉटन वापस जो इसका पुराना हाई है फिर से 36,400 के आसपास वो रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। और 36,400 के ऊपर निकलने पर इसमें जो है वापस 38,000 के आसपास का भाव एक बार बन सकता है। तो जब तक एमसीएक्स का कॉटन 33,800 रुपए के ऊपर है तब तक इसमें या तो रेजिस्टेंस क्रॉस हो तो बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए या फिर सपोर्ट के आसपास मिले 34,700 34,500 ट्रेड में तो इस रेंज में भी बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ओवरऑल 33,800 इसके ऊपर जब तक एमसीएक्स कॉटन है इसमें तेजी का ट्रेड ही रिकमेंड करूंगा। जी कमल जी। धन्यवाद अमित जी।
किन्हीं भी दर्शकों के मन में टेक्निकल या फंडामेंटल को लेके कोई सवाल आता है तो वे चैट बॉक्स में पोस्ट करें, हम उनके सवालों को वेबिनार के अंतिम सत्र में लेंगे। और आगे हम टेक्निकल की बात करें तो हम कॉटन सीड ऑयल केक पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं दिनेश जी से, क्योंकि वे कॉटन पर, देखिए मुझे पता है कि दिनेश जी बहुत लंबे समय से ये बोल रहे थे कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो दाम लगाएगा वो इस बार कमोडिटी में विनर रहेगा, सबसे ज्यादा पैसा कॉटन में ही मिलेगा। ये मुझे पता है क्योंकि मोलतोल ने बहुत सारी वेबिनार उनके साथ करी थी और उन्होंने बिल्कुल निचले लेवल पर बोला था, जब कोई भी नहीं बोलता था कि इनमें तेजी दिखाई देगी। तो दिनेश जी, पहले तो आपका गर्मजोशी से स्वागत, क्योंकि व्हाइट गोल्ड वाकई गोल्ड साबित हुआ है। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एमसीएक्स कॉटन वायदा ने अब तक जोरदार रिटर्न दिया इस साल, और आने वाले दिनों में किन लेवल्स को ध्यान में रखकर एक कारोबारी को ट्रेड करना चाहिए। दिनेश जी। नमस्कार कमल जी, और इस बात का धन्यवाद मैं आप ही को देना चाहूंगा कमल जी कि आप ही ने हमारी बात गांव-गांव में, कोने-कोने में सब व्यापारी तक पहुंचाई। मोलतोल के जरिए से हमारी ये जो बात है आप हर व्यक्ति को, हर व्यापारी को पहुंचाते हो और उन्हें निश्चित रूप से लाभ होता है, तो प्रथम धन्यवाद मोलतोल को देना चाहूंगा। बात आप कॉटन का बताना है ना सर पहले? जी 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 सर जी। कॉटन का वायदा मैं आपको कहूँ कि जैसे अमित जी ने कहा है अभी कि दोनों कपास हो या कॉटन हो, दोनों ने 70 से 80% का रिटर्न इस साल में दिया है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है मार्केट में से। अभी जो दबाव है, बस एक ही बात का दबाव है कि गवर्नमेंट अगर 10 से 11% की जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, यहां पर अगर कुछ फेरबदल करती है, कुछ कम करती है, तो एक डिप आने का चांस मुझे लगता है। और जैसे पोपर जी ने हमें बताया कि बैलेंस शीट काफी टाइट है, धीरज जी ने भी हमें सेम बात बताया कि सप्लाई बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, फसल काफी कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि 35,250 के आसपास कहीं पर भी अगर ये कॉटन मिलता है एमसीएक्स का, जनवरी वायदा 35,250 के आसपास मिले तो निश्चित रूप से दोबारा एंट्री की जा सकती है। 37,550 का लक्ष्य कम से कम ऊपर दोबारा देखने मिल सकता है। 38,000 का भी लक्ष्य आप देख सकते हो, लेकिन मिनिमम मैं ये कहूंगा कि 37,550 का लक्ष्य आप देख सकते हो। और 34,200 से नीचे जाए मुझे ऐसा अभी लगता नहीं। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, फंडामेंटल काफी सटीक है, बाजारों में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है, मोमेंटम है। सारी बातें ये दर्शाती है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और 37,550 का लक्ष्य दोबारा एमसीएक्स का कॉटन देखने को मिलेगा। जी कमल जी। और दिनेश जी, अगर हम एनसीडीएक्स कपास वायदा के बात करें तो उसमें आप कारोबार करने की किस तरह सलाह देंगे? बिल्कुल, जैसा रेजिस्टेंस बताया अमित जी ने कि 220 का जो लेवल है, मतलब 2020 का जो लेवल वो पार नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता है कि 1990 के आसपास का लक्ष्य अगर लेवल कोई मिलता है तो मुझे लगता है कि एंट्री दोबारा की जा सकती है। इसने 1962 का रिसेंट लो बनाया, उसके बाद में दोबारा लो टेस्ट नहीं किया। 2070 का रिसेंट हाई बनाया और इस दायरे में काफी समय से इसलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि ट्रेडर्स के मन में यह भय है कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, इसी वजह से थोड़े वॉल्यूम्स में भी थोड़ा सा घटाव आया है। लेकिन 1990 या 95 के आसपास कहीं मिलता है तो इसमें दोबारा री एंट्री बाइंग की जा सकती है। 2096 2150 अपसाइड पोटेंशियल मुझे अभी भी नजर आता है, और 1915 के नीचे जाता मुझे ऐसा लगता नहीं है, तो बाइंग अभी भी बनी रहेगी सर। जी कमल जी। मतलब दोनों में बाई का ही आपका कॉल है कि कॉटन हो या कपास वायदा हो, खरीद करके और ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी। धन्यवाद दिनेश जी। हम आपसे वापस कॉटन सीड ऑयल केक और लॉन्ग टर्म पे भी बातचीत करेंगे। इस बीच मैं आनंद भाई से जानना चाहूंगा कि भारतीय कॉटन के दाम काफी ऊंचे जाने की मुख्य वजह क्या रही और निर्यात को कितना झटका लग सकता है? रुई के भाव इससे ऊपर बढ़ने की संभावना दिखती नहीं है। नहीं, वजह क्या रही सर कि ये एकदम भाव इतने ज्यादा बढ़े थे? वजह तो यही थे ना, ओपनिंग स्टॉक कम था इंडिया के अंदर में, मिलों के पास माल नहीं था, और एक पक्का हो गया था कि इस साल कॉटन की बैलेंस शीट कम है, और इंटरनेशनल रेट से अपने भाव काफी कम थे। तीनों रीजन के हिसाब से अपने भाव जो नीचे थे वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए। जी, सीधा कारण है। और तो निर्यात को कितना झटका लग सकता है? निर्यात को मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जो इस साल 40 से 50 लाख के बीच में होगा ही,
क्योंकि अभी 24, 30, 23, 24, 25 के बीच में पहुंच गया है, तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, बांग्लादेश वाले ले ही रहे हैं, तो धीरे धीरे वो 40 से 45, 50 के बीच में पहुंच जाएगा, उसमें कोई डाउट लगता नहीं है जी। लास्ट ईयर 78 हुआ था मेरे ख्याल से, इस साल 45 के आसपास होगा, मतलब 45 से 40 हो या 50 हो गए, अराउंड 45 होना चाहिए। सर यहाँ पर अपन देखें तो देखिए साउथ से सबसे ज्यादा मांग उठी है कि सरकार को कॉटन इंपोर्ट पे ड्यूटी हटा देनी चाहिए, इससे क्या लाभ और नुकसान होगा ट्रेड और किसानों को? इसमें ट्रेड को लाभ होगा, लाभ ये होगा कि अभी भी इंपोर्ट कोई भी इंपोर्ट करे अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका कहीं से भी, तो उसकी कॉस्टिंग जो है ना वो 78,000 से 80,000 विदाउट ड्यूटी अभी हो रही है इंडिया में। तो यहाँ के अभी लोकल के जो भाव है उससे इंपोर्ट के भाव काफी ऊपर है, तो उसमें मतलब जो आगे जो भाव बढ़ने की संभावना लोगों को दिखती है कि 80,000 होगा, 85,000 होगा, वो सब नहीं होगा। मतलब यहाँ के ऊपर बाजार आगे बढ़ने का रुक जाएगा ऐसा लगता है, और किसानों को कुछ नुकसान होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से। सर आपकी आवाज बंद है, दिखती नहीं है। नहीं लेकिन सर ये तो हो रहा है कि किसान जो है रुक रुक कर अपनी फसल को बेचना चाहता है, कि जो बढ़िया क्वालिटी की कॉटन है उसे अभी भी उम्मीद है कि और भाव बढ़ेंगे और भाव बढ़ेंगे, वो इसी वजह से उनकी आवक को तेज नहीं करना चाहता है। तो क्या अगर इंपोर्ट पे ड्यूटी हट गई और इंपोर्ट अच्छा हुआ तो क्या उन्हें जो उनके एक मन में इच्छा है कि हमें और ऊंचे प्राइस मिले, वो रुकेंगे? रुक जाने चाहिए, क्योंकि ये भाव जो अभी है इंटरनेशनल लेवल पर भाव अपने पहुंच गए हैं, इसके ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल दिखती नहीं है। अदरवाइज अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं निकाले तो मई जून महीने के बाद में शायद भाव बढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट टू न्यूयॉर्क फ्यूचर्स नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी किसानों को ये भाव जो अभी है काफी अच्छे भाव है, और मैं ये देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि लास्ट 2-3 वीक से किसानों के मन चेंज हो रहा है। वो अभी ये भाव में 10,000 रुपये के भाव में, क्विंटल के भाव में माल बेचने को राजी है, और धीरे धीरे बेचवाली भी बढ़ रही है। जी थैंक्स आनंद भाई, हम आपसे और अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच में धीरज जी से एक सवाल है कि सर कॉटन सीड ऑयल केक के दाम काफी ऊंचे, अभी आपने जिक्र भी किया था, और इन भावों पर मांग तो दिख रही है, लेकिन खरीदार डर भी रहा कि भाव न फिसल जाए, तो कैसी डिमांड है इन दिनों? सर अभी कुछ लास्ट 10 से 15 दिनों में डिमांड काफी कमजोर है। उसकी वजह है दाम अनएक्सपेक्टेड तेज हो जाना। डिमांड आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अधिकतर स्टॉकिस्ट या ट्रेडर्स ने दाम ऊंचे होने के कारण अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और उनको माल की जरूरत रहेगी, तो ऊंचे भावों में भी डिमांड कंटिन्यू रहेगी। जैसे अपने बोल सकते हैं हैंड टू माउथ की पोजीशन है मार्केट के अंदर। पाइपलाइन लगभग खाली है, बायर साइड से भी और सप्लायर साइड से भी, तो डिमांड कंटिन्यू रहेगी। लेकिन सर देखिए, जैसे अब रबी फसल में गेहूं आएगा, जौ आएगा, बाजरा, जवार, चना, चूरी, इस तरह के जो पशु आहार आते हैं, उसका कोई कॉटन सीड ऑयल केक की डिमांड पे असर आएगा कि उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ प्राइस कुछ दब सकते हैं, या क्या हो सकता है? सर उसकी वजह से ही जो मार्केट में करेक्शन है उसी वजह से है 200-400 रुपए का। पर ऑल ओवर जो पशुपालक दूध दे रहे हैं उनको बिनोला खल खिलाना जरूरी है। विदाउट बिनोला खल के दूध में फैट नहीं आता, तो बिनोला खल का कोई भी अदर सबस्टिट्यूट नहीं है, तो दूध देने वाले पशु को खल खिलाना जरूरी है। अच्छा सर, यहाँ पर एक और हम फंडामेंटल बात लें कि जैसे आनंद जी ने भी कहा कि कॉटन की पैदावार कम है, ट्रेड के भी काफी लोग मान रहे हैं, आपने भी माना कि कॉटन की पैदावार इस साल कम है, इससे कॉटन सीड जो है
उसकी उपलब्धता भी हमें पता लगती है कि वो भी कम है। तो जो चालू मार्केटिंग वर्ष का जो बाकी का समय है, क्या उसमें कॉटन खल की सप्लाई सरल रहेगी या शॉर्टेज आ जाएगी? क्या व्यू है आपका? शॉर्टेज रहेगी। मतलब कैसी शॉर्टेज आप मानते हैं कि कितनी रह सकती है? क्या कुछ हो सकता है उस मोर्चे पर? लास्ट ईयर एनसीडेक्स के अंदर लगभग 25 लाख और नॉन एनसीडेक्स में 10 लाख बोरी जैसा स्टॉक रहा, जिसने की एक डिमांड को पूरा किया, या लास्ट तक बिल्कुल जितनी डिमांड थी उतना सप्लाई रहा। अभी करंट सीजन के अंदर ना ही तो मिलर्स के पास में माल है ज्यादा, और ना ही जो रिटेल कस्टमर या होलसेलर हैं उनके पास में माल है, और एनसीडेक्स में भी 10 लाख बोरी के आसपास माल है। तो एक तरह से मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये सीजन मार्च अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। मैं खुद हरियाणा गया था अक्टूबर मंथ में। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो कि खुद सप्लाई करता है फरवरी तक माल को, तो सप्लायर ही खुद बायर बन चुका है। वहां क्रॉप में काफी डिस्टरबेंस है। आज जो कॉटन सीड केक है उसका सबसे बड़ा बायर हरियाणा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी चैन कहाँ गड़बड़ है, सप्लायर ही बायर बन चुका है। ओके जी, धीरज जी, हम टेक्निकल वापस बात आएंगे कॉटन सीड ऑयल केक पर, लेकिन यहाँ मैं आपसे फंडामेंटल से भी आपसे चर्चा है। तो केवल फंडामेंटल यानी हाजिर बाजार के बारे में आप हमें एक बार ये बता दीजिए कि कॉटन सीड ऑयल केक की प्राइस रेंज शॉर्ट टर्म में आपको क्या दिखती है? सर अभी यहाँ से 100 रुपए क्विंटल की मेरे को मंदी लग रही है, और 500 से 600 रुपए क्विंटल की तेजी लग रही है। मतलब कितने दिन में ये प्रोग्राम हो सकता है? ये मार्च एंड तक। अच्छा, ठीक, थैंक्स। और अब हम दिनेश सोमानी जी से पहले व्यू लेंगे कि कॉटन सीड ऑयल केक पर आपका शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया क्या है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल तो धीरज मित्तल जी ने बता ही दिया, आपका क्या व्यू है सर? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि 2375 का कुछ लो बनाया था इसने, और वहां से ये 3500 के आसपास का लेवल इसने सर्च हुआ है। ऑलमोस्ट 1000 रुपए की 40 में आ गई है, और बहुत कम समय में आई है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली, या मार्केट में ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी का डर बढ़ जो भय चल रहा है जिससे सप्लाई बढ़ सकती है, इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली आई है। पर मुझे लगता है कि 3250 से 3280 का सर्ज फरवरी वायदा कहीं अगर मिलता है तो ये एक दोबारा री एंट्री का लेवल बनेगा। मुझे लगता है 3580 तो बहुत जल्द बनना चाहिए। इसमें 200 रुपए 250 रुपए की चाल बहुत तुरंत आ सकती है। जैसे ही ये डिसीजन पता चल जाए कि इंपोर्ट ड्यूटी होगी या नहीं होगी, तो एक बार का जो पैनिक बनेगा, उसके बाद दोबारा नेचुरल रूप से मार्केट चलेगा। 3580 मिनिमम अपसाइड यहां से ये जाना चाहिए। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, और ये तो मेरा मिनिमम टारगेट मैंने बताऊं। शायद पॉसिबिलिटी अगर एक्सटेंशन मिले तो इससे भी बड़ा टारगेट इसमें बन सकता है। तो कॉटन सीड ऑयल की ज्यादा बुलिश है कंपेयर टू कॉटन एंड कॉटन कपास। जी अमित जी, कॉटन सीड ऑयल के वायदा पर शॉर्ट टर्म नजरिया आपका क्या है? जी कमल जी, मैं भी दिनेश जी की बात से एकदम सहमत हूँ। जैसे करंट का स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ कि आज इसने जो है 3252 का एक बहुत ही अच्छा लो बनाया, और वहां से जो उसने रिकवरी दी है विद वॉल्यूम्स, वो कैंडल एज पर टेक्निकल बहुत ही बढ़िया हैमर टाइप का इसने एक कैंडल बनाया है। तो ये एक रिवर्सल कैंडल होता है। डेली चार्ट पे भी लगभग हैमर टाइप का इसने कैंडल बनाया है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कि ये 3250 3230 के आसपास के जो भाव हैं वो बहुत ही बढ़िया भाव है। ये भाव के आसपास अगर ये मिलता है वापस फिर से, तो इसमें एंट्री करनी चाहिए। अगर कीमतें ऊपर की तरफ जाती हैं, अगर नीचे मार्केट नहीं आता है, तो 3336 3336 के ऊपर निकलने पर भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में कीमतें 3500 से 3550 रुपए टेस्ट कर सकती हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सिर्फ डर की एक ही तलवार है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह की या फिर कॉटन वायदा बंद करने की है। वही एक तलवार है जो प्राइस को नीचे ला सकती है। बाकी इसमें डरने की एज पर चार्ट कोई भी मेरे को नहीं लगता है प्रॉब्लम। जी कमल जी।
जी हम आपसे अभी कॉटन सीड ऑयल के लॉन्ग टर्म व्यू और कपास पर भी फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच में एनसीडीएक्स के जगदीप जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कपास पर जो एफपीओ बने हुए हैं उनको सर एनसीडीएक्स से जुड़ने पर क्या क्या लाभ दिए जाते हैं, और एक एफपीओ कैसे एक्सचेंज से जुड़ सकता है, यानी उसके लिए कहां संपर्क करना होगा, क्या क्या औपचारिकताएं उन्हें पूरी करनी होगी? जगदीप जी। कमल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा एफपीओ ठीक है, अपन प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है, बट एफपीओ वालों को खुद एक चीज समझनी पड़ेगी कि एफपीओ अब जो चीज है वो एक एंटिटी है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है। एफपीओ जो है कंपनीज एक्ट के अंडर आता है। तो जो एक कंपनी नॉर्मल कर सकती है वो सब काम जो है ना एफपीओ कर सकती है, और उसको उस एंटरप्राइज तरीके से ही करना चाहिए। तो जब उनके पास अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट में, यानी जैसे कपास में उनका एक्सपोजर है, तो जो एक आम व्यापारी, समझदार व्यापारी जो है अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वायदे का इस्तेमाल करता है, उनको भी करना चाहिए, ये समझते हुए कि भी वायदे के जो है ना खुद के धारा दौरान क्या है, कितनी क्वांटिटी जो है मिनिमम लोड है, क्या क्वालिटी है और किस लोकेशन का है, उस हिसाब से अपने एक्सपोजर को जो है उसके सामने मेजरमेंट करके और इसका फायदा लेना चाहिए। तब स्पेसिफिक बात करें कि कैसे कपास वायदे का जो है एफपीओ ले सकता है, तो जो मैं मानता हूँ कि मान लो अगर सिर्फ प्रोडक्शन में है एफपीओ, तो उनके पास कपास आएगी। अब उनका जो है रिस्क क्या रहेगा? रिस्क ये रहेगा कि वो कुछ अनसोल्ड पड़ी रहे या टोटल अनसोल्ड वो लेके चलते हैं, तो पूरी मात्रा जो है वो खुली अनसोल्ड ना लेके कुछ मात्रा हेज करेंगे कि अभी काफी अच्छे भाव है। आनंद भाई ने भी बताया कि फार्मर्स को इस भाव पे कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा भाव जो है ना मिल रहा है, आगे जाके भी भाव अच्छे मिलेंगे। तो 100 का 100 खुला जो है ना लेके ना चलने के, कुछ भाव, कुछ जो है ना अमाउंट वो उसमें हेज करके चले, यानी कि सेल करके चले, तो उतनी क्वांटिटी में उनका जो है ना नफा नुकसान फिक्स हो गया। अब बाकी जो बची हुई है उस पर वो जो है दाव ले सकते हैं। ये नहीं कहूंगा कि पूरी की पूरी बेचे, फार्मर की और हर एक ट्रेड की जो है अपनी मान्यताएं होती हैं, तेजी मंदी से ही उनको जो है ना काफी कुछ मार्जिन बढ़ते हैं, तो 100% हेज तो जो है ना वो किसी भी ट्रेड में रेकमेंडेड नहीं होती है। एक एक्सपोजर अपना जो है ना वो लिमिट लेके चले, तो इस तरीके से एफपीओ अपना जो भी उनका अनुमानित माल है आएगा या आ चुका है, उसमें से एक कैलकुलेटेड माल जो है ना वो एक्सचेंज पे सेल करके अपना मुनाफा जो है ना वो बुक कर सकते हैं। फिर रही बात वो कैसे जुड़ सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि एफपीओ भी जो है कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक कंपनी ही है। इसको एक स्पेशल फोकस तरीके गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसलिए एक अलग से नजरिए से अपन देखते हैं। बाकी इसका प्रोसेस वही है सेम जो बाकी कंपनियों का रहता है। तो किसी अपने नजदीक के मेंबर से या फिर कोई नजदीक के मेंबर को वो नहीं जानते हैं, तो एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाके जो कॉन्टेक्ट नंबर उनको होगा कॉन्टेक्ट अस में, उस पर कॉल कीजिए। एक्सचेंज उनका जो है ना पूरा हैंड हेल्ड करेगी उनके अकाउंट खोलने में। और अकाउंट खोलने के लिए जो एक नॉर्मल कंपनी को दस्तावेज चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आईटीआर रिटर्न, उनके जो है एड्रेस प्रूफ, और फिर उनका ये कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के, नो योर क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनका अकाउंट खुल जाता है और वो ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, ट्रेड की टेक्निकलिटीज की उनको एक्सचेंज की तरफ से हैंड होल्ड चाहिए, या फिर जिस मेंबर के साथ उन्होंने खाता खुलवाया है वो भी उनका जो है ना पूरी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं। जी धन्यवाद जगदीप जी, आपने ये बताया कि क्योंकि देखिए भारत सरकार का लक्ष्य है 10,000 एफपीओ बनाना, और हम देख रहे हैं कि कॉटन में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ के स्टेट्स में काफी एफपीओ हैं। उम्मीद है कि वे एनसीडीएक्स से जुड़ने के लिए अपने प्रयास करेंगे, और आपने जो बताए लाभ और किस तरह की पेपर फॉर्मेलिटीज करनी होती है वे जरूर इसे करेंगे। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब हम वापस एक टेक्निकल लेवल पे आते हैं, क्योंकि कहा जाता है व्यापार में कि भाव ही भगवान है। फसल ज्यादा पैदा होगी, कम पैदा होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होंगे, कंजम्पशन कितना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है भाव। देखिए हम देखते हैं कोई भी ट्रेडर्स अगर आपस में बात करते हैं तो वो पहले ये पूछते हैं कि क्या भाव लगता है आगे। तो इसलिए टेक्निकल पर दिनेश सोमानी जी और अमित खरे जी हमारे साथ हैं। अब मैं पहले अमित जी से पूछना चाहूंगा
कि कॉटन सीड ऑयल केक पर लंबी अवधि के लिए कोई ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि देखिए बहुत हॉट कमोडिटी बनी हुई है एक्सचेंज में लगातार, तो आपके क्या लेवल्स होंगे लॉन्ग टर्म की बात करें? क्योंकि धीरज भाई ने भी कहा है कि फंडामेंटल आधार पे कि आने वाले समय में कॉटन सीड ऑयल केक की देश में शॉर्टेज देखने को मिल सकती है और दूध देने वाले पशुओं को इसे खिलाना अनिवार्य है। कमल जी, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं सीधा सीधा एक रेंज दे देता हूं अभी पोजिशनल के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कि 3250 3200 के आसपास जो है कुकट ट्रेडर्स को फ्रेश लेनी चाहिए। 3000 की मंदी मुझे किसी भी कंडीशन में कुकट वायदे में करंट में नहीं लगती है और आगे ऊपर में भाव 3750 से 3800 रुपए तक टेस्ट कर सकते हैं। 4000 के भाव भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन 3750 और 3800 तो एटलीस्ट आ ही सकता है। जैसा कि धीरज जी ने भी बताया कि फसल की कमी है इस बार और आगे डिमांड जो है वो भी काफी अच्छी रहेगी, पाइपलाइन भी खाली है। तो जैसे ये अपना इंपोर्ट ड्यूटी वाला या गवर्नमेंट वाला मैटर जैसे क्लियर होता है तो कुकुट अपने आप में वापस रिदम में चलेगी। बाकी दोनों आइटम का कंपैरिजन अगर मैं करूं, जैसे कपास ऑलरेडी 74-75% चल चुका है, कॉटन भी लगभग 80% के आसपास चल चुका है, लेकिन कुकुट जो है ओनली 45% के आसपास ही चला है। तो कुकुट के लिए आगे का स्कोप बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू कॉटन और कपास। तो आगे चल के मेरे को इसकी रेंज 3100-3200 रुपए के नीचे में और ऊपर में 3700-3800 रुपए तक लगती है। जी कमल सर। दिनेश जी, आपका क्या लंबी अवधि के लिए नजरिया है कॉटन सीड ऑयल केक पर? दो व्यू बताना चाहूंगा कमल जी। मैं 3250 का लेवल कहीं मिलता है तो उसमें खरीद कर सकते हो और 3580 का एक मिड टर्म शॉर्ट टारगेट हम पकड़ सकते हैं उसमें। और दूसरा टारगेट जो अमित जी ने कहा सेम मेरा वही टारगेट है, 3750 के आसपास का मेरा लक्ष्य बनता है। 3050 से नीचे मुझे जाए ऐसा लगता नहीं है, तो 3250 के आसपास खरीद करिए। 400 अपसाइड पोटेंशियल है, 150 रुपए का रिस्क आप पकड़ के चलिए, तो रिस्क को रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। काउंटर काफी स्ट्रांग है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, मई जून से पहले कोई नई कपास आनी नहीं है। 6 महीने का अगर आपको करंट मौजूदा स्तर पे अगर आपको चलानी है तो मुझे लगता है ये अक्यूट शॉर्टेज क्रिएट करेगा और इसमें घातक तेजी भी बन सकती है। जी कमल जी। जी, यानी आपका भी यही कहना कि 3700 से ऊपर 3700 3800 और अगर कोई बहुत बड़ी शॉर्टेज बन गई तो जैसे अमित जी ने भी कहा कि 4000 का लेवल भी एक बार टच कर सकता है। यानी कॉटन सीड ऑयल केक के वाकई अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन मैं दिनेश जी आपसे यहाँ एक प्रश्न फिर लेना चाहूंगा कि कपास वायदा में लॉन्ग टर्म नजरिया आपका क्या है और कॉटन वायदा जो MCX है उस पर आप लॉन्ग टर्म नजरिया उस पर भी आपका क्या है? जी बिल्कुल सर, 1990 के आसपास अगर मुझे लगता है तो यहाँ पर खरीदना चाहिए। कंजर्वेटिव टारगेट रखने चाहिए 2096 2150। मुझे लगता है इससे ज्यादा इसमें अभी स्कोप कम बचा है, इतना ज्यादा स्कोप बचा नहीं है। और सेम केस अगर मैं कॉटन की हूँ तो 35250 के आसपास अगर कोई लेवल मिलता है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का तो वहां खरीद करे। 37550 का लक्ष्य देखकर चल सकते हैं। 34200 से नीचे जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। जी अमित जी, आपका क्या नजरिया रहेगा दोनों कॉटन वायदा पर लॉन्ग टर्म के लिए? जी लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कपास की अगर मैं बात करूं तो अभी देखिए जस्ट जो 2020-22 का लेवल अपन बात कर रहे थे क्रॉस ही हो रहा है जस्ट, तो मौजूदा भाव पे भी खरीदारी कर सकते हैं। मेरे को 1950 रुपए की मंदी कपास वायदे में नहीं लगती है MCX के अकॉर्डिंग। ऊपर में भाव वापस 2150-60 और 2200 रुपए तक टेस्ट कर सकते हैं। सेम अगर मैं बात करूं कॉटन वायदा की तो कॉटन भी अभी रिसेंट जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि आज के हाई के ऊपर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। हाई क्रॉस हो गया है और 790 का एक हाई इसने बना दिया है। आगे चल के ये मेरे को 38,000 के आसपास तक लगता है। अगर अपन इंटरनेशनल कॉटन की भी बात करें तो 120 के आसपास है। 122 रुपए के ऊपर निकलने पर इसमें भी बहुत अच्छी गजब की तेजी देखने को मिलेगी, जो कि भाव ऊपर में 144-45 तक हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग कॉटन का भाव लगभग 38,000 के आसपास तक हो सकता है। नीचे में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो भाव मेरे को लगते हैं 34.5 या 34 के नीचे नहीं जाएंगे। तो अगर वो भाव गलती से भी अगर मिलते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज अगर आ जाती है, वैसे तो नहीं लगता है कि आएगी, तो वो भाव भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहेगा। तो मेरा जो रेंज अभी पोजिशनल या लॉन्ग टर्म का है वो 34,500 से लेके ऊपर में 38,000 तक कॉटन के लिए। जी कमल सर। हालांकि देखिए अभी तक सरकार ने
कॉटन को लेकर के कोई फैसला नहीं किया है। और हम बता दें कि पहले भी वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि कॉटन जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं है और सरकार का इरादा इस वायदा पे किसी भी तरह की रोक का नहीं है। तो और क्योंकि देखिए बाकी तो चीजें क्या होती है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारी सही और गलत खबरें फैलती रहती है। शायद कुछ लोगों के ट्रेड वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो उन खबरों को मैन्युपुलेट करते हैं। हमें सरकार के बयान को ही हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार क्या कह रही है। मैं एक बहुत बड़ा अहम सवाल आनंद पोपट जी से यहाँ कर रहा हूं, जो इसका लास्ट सवाल है वेबिनार का, और इसके बाद हम कुछ दर्शकों के जो सवाल आए हैं, कुछ चर्चा है, उस पर बातचीत करेंगे। आनंद जी, पूरा एक ये जानना चाहता हूं कि कॉटन इंडस्ट्री के सामने मुख्य चुनौतियां अब कौन कौन सी है? कॉटन इंडस्ट्रीज में आप किसकी बात कर रहे हो, जिनिंग की, स्पिनिंग की? तो सर सभी के बारे में एक आप समरी रख दीजिए, क्योंकि आप सबसे पुराने खिलाड़ी हैं, ये मैं जानता हूं। जो जिनिंग वाले के लिए अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर सोच समझ के व्यापार करे तो जिनिंग वाले को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि डिस्पेरिटी रही तो अपनी फैक्ट्री बंद कर सकते हैं। रही बात स्पिनिंग वाले की, तो स्पिनिंग वाले को थोड़ा अभी का आगे का सीजन थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि यान में डिमांड कम है, भाव भी बढ़ते नहीं है, और आगे जाके रुई की शॉर्टेज होने की पूरी संभावना है। तो उसको किस तरह से उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करना, स्टॉक करना नहीं करना, ये सब पजल है। करने करे तो भी तकलीफ है, इतना ऊंचा भाव है, कल वायदा कम हो गया और नुकसान हुआ तो नुकसान हो सकता है, ब्याज भी लगेगा, खर्चा भी लगेगा। नहीं करे और पीछे से रुई नहीं मिले और भाव बढ़ जावे तो भी उसको किसी भी तरह से मिल चलाना जरूरी है। तो उसको आगे के जो महीने हैं, मतलब अप्रैल मई के बाद के जून से लेके नई सीजन अक्टूबर तक के, वो थोड़े उसके लिए कॉम्प्लिकेशन वाले होंगे। उससे आगे विविंग और गारमेंट्स की बात कहिए तो विविंग के यान के भाव बढ़ने से कपड़े के भाव भी बढ़े हुए हैं। इसके लिए थोड़ी रिटेल ग्राहकी में थोड़ी कमी आई है इंडिया के अंदर में। बाकी अमेरिका और यूरोप के रिपोर्ट जो है उसमें इतनी कोरोना होने के बाद भी रिटेल डिमांड्स के अंदर में कोई कमी नहीं है, उधर डिमांड जारी है। अब रही गारमेंट्स वाले की बात, तो गारमेंट्स वाले जो भी है वो फॉरवर्ड बुकिंग करके फॉरवर्ड ऑर्डर लेके काम करते हैं। तो जिन्होंने पुराना ऑर्डर लिया हुआ है, लॉन्ग टाइम ऑर्डर लिया हुआ है, 6 महीने का, 1 साल का, उनको यान बढ़ने से, यान के भाव बढ़ने से उनको थोड़ा बहुत नुकसान ही जा सकता है, इसकी प्रॉफिट कम हो सकता है या पैसा भी जा सकता है। मगर जिन्होंने फॉरवर्ड सेल्स नहीं किया है उनको कोई तकलीफ होने का चांस नहीं है, क्योंकि हर जगह पे कपड़े के भाव बढ़े ही है। हाँ, उन गारमेंट इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल कम हो गया है और नहीं हुआ है, तो अभी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। उनको चाइना की तरह कॉस्टिंग कैसे नीचे आए उसके लिए उसका रास्ता ढूंढना चाहिए, और ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में सबके सामने माल बेच सके। ये उनके लिए ये चैलेंज है, उसको किसी तरह से भी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट को यहाँ इंडिया में किसी के पास भी कितना उत्पादन हुआ, कितना कंजम्पशन हुआ, कितना स्टॉक है, कितना क्या है, उसका सही फिगर नहीं है। तो गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के या एसोसिएशन वाले सब मिलके उसके लिए कोई मेहनत करके सच्चे फिगर गवर्नमेंट के सामने रखे, इंडस्ट्रीज के सामने रखे, तो फ्यूचर के लिए सबको अपनी पॉलिसी बना सके, स्ट्रेटेजी बना सके कि आगे हमको क्या करना रहेगा। वो सबसे बड़ी इंडियन इंडस्ट्रीज की माइनस पॉइंट है। यूएसडीए में एवरी वीकली शिपमेंट रिपोर्ट आता है, ये सर्टिफाइड स्टॉक का रिपोर्ट आता है, कितना सेल्स हुआ वो रिपोर्ट आता है। अपने यहाँ 1 साल पहले का भी रिपोर्ट किसी के पास नहीं है, शिपमेंट का भी रिपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट कितना हुआ उसका रिपोर्ट नहीं है, कुछ फिगर्स मिलते नहीं है। तो ये सब चीजें होनी जरूरी है, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर ये गवर्नमेंट और एसोसिएशन मिलके कुछ उसका सही रास्ता निकाले तो आगे जाके कोई भी तकलीफ आने से पहले उसका रास्ता निकल सकता है। ये मेन 3 चैलेंज लगती है मेरे को। सर यहाँ एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत
तनाव फैला हुआ है इस समय, और यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक जमा हैं। अगर मान लीजिए इस तरह के युद्ध की कोई स्थिति होती है तो कॉटन के वैश्विक ट्रेड पर क्या असर देखने को मिल सकता है? सॉरी, इसमें मेरा बहुत स्टडी नहीं है, मैं माफ करना भैया जी। थैंक्स सर। और इकोनॉमिक्स में मेरा स्टडी नहीं है, मगर सीधी बात है, कहीं पे भी बड़ी कोई युद्ध की संभावना होती है तो सारे ट्रेड जो है वो स्लो हो जाता, तो स्वाभाविक है कोई भी कमोडिटी हर कोई। सर आपकी वॉइस बंद हो गई, वहां माइक बंद है सर आपका। चलिए, अब हम दर्शकों में से एक सवाल आया है ज्योति ठाकुर जी का कि अमित जी, अगर कॉटन के इंपोर्ट पे 11% ड्यूटी घटती है तो कॉटन और कपास का लो लेवल क्या हो सकता है? अमित जी आपका माइक म्यूट है, प्लीज। जी सर, मेरे को लगता है कि अगर इनपुट ड्यूटी घटती है, जिसके चांस जो है बहुत ही नॉमिनल या ना के बराबर है, तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि प्राइस अगर 34,000 के आसपास मिल जाते हैं, कि अगर थोड़ा बहुत भी प्राइस इनपुट ड्यूटी घटती है तो प्राइस हो सकता है एक बार 34,000 के आसपास टेस्ट कर ले, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन, मैं बोलूंगा मौके पे चौके वाला ट्रेड होगा। तो 34,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां पे बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए माल। जी कमल। रवि तलवरिया जी ने गंवार पे प्रश्न पूछा है, लेकिन देखिए ये वेबिनार कॉटन की है, जब हम गंवार की वेबिनार करेंगे तो दिनेश जी और अमित जी जरूर गंवार पे अपने लेवल्स बता पाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक सवाल अजय केडिया जी का है कि ऑल फैक्टर्स आर सपोर्टिव फॉर कॉटन कॉम्प्लेक्स, कैन सी न्यू हाई इन ऑल कॉटन, कॉटन सीड ऑयल के, कपास एंड यार्न। दिनेश जी आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है मैं इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ कि अजय केडिया जी को कोई जवाब दे पाऊँ बट खैर उनसे कोई अपना अपना व्यू है सर, ऐसी कोई बात जी नहीं बिल्कुल है। उनके मतलब मैं जहां तक जानता हूँ अजय जी भी काफी बुलिश थे, और मुझे लगता है 2400 में उन्होंने अपना व्यू रखा था कि 4,000 कॉटन सीड ऑयल केक जाएगा। उनका व्यू काफी सही रहा, काफी सटीक रहा, और जैसा उन्होंने कहा कि सारे फैक्टर्स बिल्कुल सपोर्टिव है, और सारे जो हम जिनकी बात सुनी है कि बैलेंस शीट बहुत टाइट है, आने वाले 5 से 6 महीने में कहीं से और कपास आएगा नहीं है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है, इंपोर्टेड लिमिटेड है, आइस कॉटन 120 के ऊपर चल रहा है, 144-45 जाने की संभावना है। तो बस एक गवर्नमेंट फैक्टर है जो एक डिप दे सकता है, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अमित जी ने ऑलरेडी कहा है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी लेने की। साल वाकई बहुत अच्छा है और बेहतरीन अवसर है कॉटन के व्यापारियों के लिए, और मैं शुभकामना देना चाहूंगा आपको भी और सारे व्यापारियों के कि साल ऐसा ही आपका हमेशा ही बना रहे और आप हमेशा धन दौलत कमाते रहो। जी कमल। अच्छा दिनेश जी एक बात बता दीजिए अब कि सर मान लीजिए 2 चीज है, एक है कपास या कॉटन वायदा कह लें, और एक अपन कह सकते हैं कॉटन सीड ऑयल केक जो उसका एक प्रोडक्ट है। सर दाम लगाना हो तो किस पे लगा ले? मुझे लगता है कोको एक बढ़िया अवसर बनेगा इसके लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी अगर मैं कहूंगा तो कोको में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अमित जी ने बहुत ही बढ़िया विश्लेषण दिया था कि 75% वहां तेजी आ गई, 80% वहां तेजी आ गई और 45% यहाँ तेजी आ गई, तो स्कोप अभी यहाँ पर ज्यादा है। अमित जी से पूरी तरह से सहमत हूँ। यानी कपास के बजाय अपना दाम कॉटन सीड ऑयल केक पे लगा ले तो कमाई के अच्छे चांस हैं और मुनाफा जो है बैंक में बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी आप क्या कहोगे कि वाकई कॉटन सीड ऑयल केक पे लगाएं दाम? पहला मेरा प्रेफरेंस जो रहेगा वो कोकोड ही रहेगा, कॉटन सीड, और सेकंड नंबर पे आता है कॉटन। अच्छा, तो कॉटन सीड ऑयल केक में मतलब सेफ साइड है, यानी 3,000 का आपने कहा कि 3,000 का निचला लेवल नहीं तोड़ेगा। जी बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए 3300 का भाव अभी लगभग है, 3250-3200 की रेंज में कहीं पे भी लेंगे तो 200-250 रुपए की रिस्क पे अपने को लगभग 700-800 पॉइंट मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो है। अच्छा, वीक तो आज ही शुरू हुआ, नया सप्ताह, शुक्रवार तक शाम को 5 बजे तक माल कमा लेने की उम्मीद कर लें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये न्यूज किसी भी कंडीशन में नहीं आती है गवर्नमेंट की तरफ से
तो इसी वीक में बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इस वीक में कुछ भी नहीं आएगी, 5 राज्यों में चुनाव, रुक जाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं कल के लिए बोलूंगा कि जैसे 3336 के ऊपर अगर ये निकलता है ऊपर 3336, तो बिल्कुल वहां पे एंट्री बनानी चाहिए। दिनेश जी आप बताइए, एंट्री मान लीजिए कोई ये भी सोचता हो कि भाई बाजार थोड़ा बहुत गिरे भी, देखो सबके अपने अपने व्यू होते हैं, तो सर ऐसा कौन सा लेवल हो सकता है जहां पर बाई कर लेना चाहिए कि ये लगभग बॉटम जैसा लेवल हो चुका है? मुझे लगता है आज जो फ्लिक मारा मार्केट में 3252 वाला, मुझे लगता है यही बॉटम बना है रिसेंटली, क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल था 3250 का, और जहां से रिकवरी आई है, और अमित जी ने कहा है कि हैमर ट्रैप बना है। जब भी हैमर बनता है वहां से आज वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो 70,000 टन के करीब करीब वॉल्यूम था, वॉल्यूम बहुत बढ़िया था, हैमर को पूरा सपोर्टिव था। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि आज का हाई अगर क्रॉस होता है कल, तो उसमें तेजी का मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहेगा। जी धन्यवाद दिनेश जी। यानी कुल मिलाकर कॉटन सीड ऑयल केक पर अगर कोई बाई करके चलना चाहिए, शॉर्ट सेल भूल करके न करें, बेच करके व्यापार न करें, हो सकता है कि वो आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो जाए। यानी कॉटन सीड ऑयल केक ज्यादा सेफ है वनस्पत कपास के इस समय, और क्योंकि कपास का तो देखिए जैसे आनंद भाई ने भी कहा कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां अपनी अगर पोजीशन खत्म करना शुरू कर दे तो बाजार में एक बार नरमी आ सकती है। लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक के बारे में हम जानते हैं कि देश में पशुधन बहुत बड़ा है और उसे इसकी आवश्यकता है। अब हम वेबिनार का समापन करते हैं और मैं कॉटन यार्न ट्रेड लिंक राजकोट के श्री आनंद भाई पोपट, प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के श्री दिनेश सोमानी, GCL के श्री अमित खरे और NCDX के वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट जगदीप ग्रेवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा मित्तल ब्रोकर्स कड़ी के श्री धीरज मित्तल जी का भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, और वे इस वेबिनार के स्पॉन्सर रहे, जिसके लिए मैं फिर से शुक्रिया और धन्यवाद उन्हें देता हूं।